अब एम्पियर सर्किटल लॉ की हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक थिक वायर दे रखा है, मोटा वायर दे रखा है, यानी कि सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है, और उस सिलेंड्रिकल वायर के लिए उसके बाहर, उसके अंदर और उसकी सरफेस पे 3 जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर यहाँ पे दिखा रखा है और ये बहुत बड़ा वायर है, बस इसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, सपोज करो बहुत बड़ा वायर है, और ऊपर भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। सिर्फ इतना सा पोर्शन हमको दिखाया गया है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं एट ए टाइम। अभी मान लो कि इस वायर में करंट है आई, करंट आई हमने एज्यूम कर लिया। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस का ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है। लेंथ से अभी हमको मतलब नहीं है, तो लेंथ डिफाइन करनी जरूरी नहीं है। हमको इसके बाहर, सरफेस पे और इसके अंदर 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लो सबसे पहले मैं इसके बाहर कोई पॉइंट ले रहा हूं, पी पॉइंट, जो कि इसकी एक्सिस से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है पी, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने वाले हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है वो लिख देता हूं पहले। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट का मतलब क्या है, टोटल करंट इनसाइड द लूप। जो भी आप इमेजिनरी लूप कंसिडर करोगे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए, उस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है वो आपको यहाँ पे आई एज्यूम करना है या आई नेट एज्यूम करना है। ठीक है जी, तो पहली स्टेप जब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो पहला काम ये करना है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमको उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप इमेजिन करना है। एक क्लोज लूप इमेजिन कर लेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप इमेजिन किया है। आप लूप कोई भी शेप का ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी शेप का लूप ले लो, बस कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए अपनी। तो सिलेंड्रिकल वायर था, इसके चारों तरफ हमने एक आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप हमने एज्यूम कर लिया। अब इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट का मतलब है टोटल करंट इनसाइड द लूप के बराबर आना चाहिए। तो ये हम अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो पहले। तो वायर में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ करंट दिखा रखा है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट है वायर में, उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखो। फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इधर तो इनवर्ट जा रही है फिंगर्स और इधर से आउटवर्ड आ रही है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, वो होगा कुछ इस तरीके से। इधर तो इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा। इस तरीके से आपको वायर के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करना है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लूप के ऊपर जो हमने लूप लिया वो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर लिया है। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ करी है सर्कुलर फॉर्म में इस वायर के चारों तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो इमेजिनरी लूप है वो भी इसी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा लेंथ का एक एलिमेंट एज्यूम कर लूंगा। मान लो ये है लेंथ एलिमेंट dl। अब इसकी डायरेक्शन क्या मानेंगे, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है हम उसी डायरेक्शन में लूप को ट्रेस करेंगे, उसी डायरेक्शन में चलेंगे इसके ऊपर। तो आपके चलने की डायरेक्शन और जो dl एलिमेंट की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। अगर टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे तो इनवर्ट डायरेक्शन में ये दोनों टेंजेंट आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी और dl एलिमेंट के लिए भी। ठीक है ना, तो दोनों के बीच का एंगल क्या माना जाएगा, 0 डिग्री माना जाएगा। सेम डायरेक्शन आ गई ना, इसलिए। ठीक है, अब इसको अप्लाई करो। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अपन ओपन करके लिखेंगे। पहले हम आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, इधर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को ओपन करो। क्या आएगा, ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री, क्योंकि आप कहीं भी एलिमेंट ले लो, आपके चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब तक सेम रहेगी थीटा 0 ही रहेगा। तो पूरे लूप के लिए थीटा 0 ही है। फिर हमने लिखा म्यू नॉट इनटू आई नेट। आई नेट का मतलब है इस लूप के अंदर टोटल करंट। तो ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इस लूप के अंदर ही है। अब जितना भी करंट इस सिलेंड्रिकल वायर में से जा रहा है वो आपको लूप के अंदर काउंट करना है, यानी कि करंट होगा आई। कोस 0 क्या हो गया, 1। तो b को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो। कांस्टेंट क्यों माना इसको, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल वायर है इसके चारों तरफ जो आपने एक इमेजिनरी लूप लिया है, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, वो वायर से बराबरी दूरी पे होगा चारों तरफ। और अगर बराबर दूरी पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह बराबर होगा, है ना। इसलिए b को हमने कांस्टेंट माना है। cos 0 1 हो गया, म्यू नॉट इनटू आई।
देखो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, जैसे आपने ये छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके इस लूप के ऊपर उनका अगर टोटल किया जाए, उन सारे एलिमेंट्स की लेंथ का टोटल किया जाए, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, जो कि 2 पाई आर के बराबर आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर आएगा। तो यहां से b इक्वल टू क्या गया बोलो, ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये अपने पास में आंसर आ गया। यानी कि जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके बाहर एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, अगर उसके बाहर एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर होगा। देखो पतले वायर के लिए भी सेम फॉर्मूला आया था, अगर बिल्कुल पतला वायर है और उससे आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम होता है। तो थिक वायर हो और उसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, सिलेंड्रिकल वायर हो, मोटा वायर हो और उसके बाहर कोई पॉइंट हो, तब भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। अब हम फाइंड करते हैं कि इसकी सरफेस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसकी सरफेस पे कितना होगा। अगर मुझे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये जो इमेजिनरी लूप हमने कंसिडर किया है ये जस्ट इस सरफेस से बाहर से पास होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है हम उस पॉइंट से पास होने वाला एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हैं। तो अगर हमें सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं सरफेस के जस्ट बाहर से पास होने वाला एक इमेजिनरी लूप लूंगा और उसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर के बराबर होगी। सही बात है क्या, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो जो आप इमेजिनरी लूप लोगे इस तरीके से उसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर के बराबर ही होगी। समझ में आई ये बात, अगर कैपिटल आर के बराबर है तो बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम रहेगी। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है जैसे अभी करी है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या पुट करोगे, इंटीग्रेशन डीएल इस वाले लूप के लिए क्या आएगा, 2 पाई कैपिटल आर के बराबर आएगा। तो बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम है, या ऐसे समझ लो कि इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह बस आपको कैपिटल आर पुट करना है। तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आ गया। आया समझ में ये भी, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट, ठीक है। अब थर्ड केस इसमें ये देखो, अगर हमें इसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर का मतलब है इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब सपोज करो इसके अंदर हमको इसकी एक्सिस से किसी आर दूरी पे ये कोई पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस बार जो आप एम्पीरियल लूप लोगे यानी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए जो इमेजिनरी लूप लोगे उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर के बराबर लेनी है। इसके अंदर ये लूप छोटा सा इमेजिन कर लिया हमने, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें उस पॉइंट से पास होने वाला एक इमेजिनरी लूप हमेशा कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला एक इमेजिनरी लूप हमने ले लिया। अब यहां पे दो केस हो सकते हैं, या तो ये जो करंट आई है ये इस वायर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा हो, मतलब पूरे वायर से जा रहा हो, या हो सकता है इसकी सरफेस से जा रहा हो। जैसे ये मान लो होलो वायर है, खोखला वायर है, अंदर से सिलेंड्रिकल वायर है लेकिन अंदर से खाली है पूरा। अब करंट कहां से जाएगा, सिर्फ इसकी सरफेस से जाएगा, तो इनसाइड द सिलेंडर करंट कितना होगा, 0। तो जब आप ये एम्पीरियल लूप लोगे तो इस लूप के अंदर क्या कोई भी करंट पास होगा, नहीं होगा। अगर ये होलो वायर है तो इस लूप के अंदर से करंट 0 होगा, इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा। अगर इस एम्पीरियल लूप के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आई नेट की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 बन जाएगी टर्म, तो आंसर तो 0 ही बनाना। बात समझ में आई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा अगर स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से और जो करंट है वो सिलेंड्रिकल वायर की सरफेस से पास हो रहा है। अगर ये होलो सिलेंडर है तो करंट इसकी सरफेस से जा रहा होगा, इनसाइड द सिलेंडर करंट 0 होगा। तो जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट, तो आई नेट की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। अब ये इधर पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, बी को मैंने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से, बी डॉट डी एल को ओपन करेंगे तो आएगा बी डी एल कॉस थीटा, तो अंदर बचेगा डी एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये इसके 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो आंसर क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा अगर उसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा।
ठीक है। इसमें ये भी केस हो सकता है कि वायर थिक वायर हो, सॉरी सॉलिड वायर हो, लेकिन इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा हो। अब अल्टरनेटिंग करंट की नेचर ये होती है कि वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस से पास होता है। कहां से पास होगा? कंडक्टर की सरफेस से पास होगा। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चाहे सॉलिड वायर हो, चाहे होलो वायर हो, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा वाला? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा कंडक्टर की सरफेस से पास होता है। इनसाइड द कंडक्टर करंट हमेशा जीरो होगा, चाहे वो सॉलिड वायर हो या होलो वायर हो। तो या तो ये बोल दे कि ये होलो वायर है, या ये बोल दे कि ये कोई होलो या सॉलिड वायर है लेकिन इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट तो हमेशा सरफेस से ही पास होगा, तो अंदर तो करंट हमेशा ही जीरो होगा। इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट के केस में या फिर होलो वायर के केस में। आया समझ में ये? अब इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि वायर सॉलिड है और इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रहा है। तो बताओ कि इसके अंदर ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया है, इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस बार इस लूप के अंदर करंट जीरो नहीं होगा, इस बार इसके अंदर भी करंट पास होगा। तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसका ये वाला केस हम लोग स्टडी करते हैं कि जो सिलेंड्रिकल वायर है इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ पे करंट पास हो रहा है। जो करंट आई है वो इस वायर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसके अंदर स्मॉल आर दूरी पे ये कोई पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है जो कि एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, हम इस स्मॉल आर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक सर्कुलर लूप यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। ये जो एम्पीरियन लूप है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, क्योंकि पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें हर जगह से करंट पास हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट आई है वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इतने एरिया से जो करंट पास हो रहा है टोटल वो कितना है? आई के बराबर है। लिख देते हैं इधर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से जो करंट पास हुआ वो कितना है? आई। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसके यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास हो रहा होगा, तो वो होगा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? भाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से करंट पास हुआ आई, यूनिट एरिया से करंट कितना पास होगा? आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो एरिया है सिर्फ इतना इतना, ये एरिया कितना है वैसे? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इतने एरिया से कितना करंट पास हो रहा होगा? आप करंट को ये मान के चलो कि वो पूरे वायर में से जा रहा है। थोड़ा दिखा देते हैं उसको। जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो पूरे वायर में से हर जगह से पास हो रहा है इस तरीके से, लेकिन हमें सिर्फ इस लूप के अंदर से कितना करंट निकल रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये देखा कि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हुआ, वो है आई। यूनिट एरिया से कितना करंट पास हुआ? आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इतने इतने लूप से कितना करंट पास हो रहा होगा, वो कैलकुलेट करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मैं आई डैश बोल रहा हूँ, वो बराबर होगा यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाई ये वाला एरिया जहां से पास होने वाला करंट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आई डैश इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आए क्या? ये बताओ। हमने बोला कि ये जो वायर है इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इससे जो टोटल करंट जा रहा है, निकल के जा रहा है, वो कितना है? आई के बराबर है। तो यूनिट एरिया से जो करंट इसमें से पास हो रहा होगा वो कितना होगा? तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इतने इतने एरिया से कितना करंट पास हो रहा होगा, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो उसको। यूनिट एरिया से यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाला करंट पता है, तो हम किसी भी एरिया से पास होने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, तो ये आ गया आई डैश। आई डैश मतलब ये वाला जो एम्पीरियन लूप हमने कंसिडर किया है, इसके अंदर जो करंट हम काउंट करेंगे वो ये होगा। ठीक है, अब आपको लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इनटू आई नेट। अप्लाई करो इसको, देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ओपन करो, ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा। थीटा कितना लेना है? 0 डिग्री, क्योंकि इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा। तो ये जो एम्पीरियन लूप है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को हमने ड्रॉ करके बता दिया कि इधर तो इनवर्ड लेना है, इधर वाले पॉइंट पे आउटवर्ड आ रहा होगा। अब आपको उसी डायरेक्शन में लूप के ऊपर चलना होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपके चलने की डायरेक्शन और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। आप टेंजेंट ड्रॉ करके इसको बता सकते हो कि बी की डायरेक्शन और डीएल एलिमेंट जो आप यहाँ पे कंसिडर करोगे उसकी डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहने वाली है, इसलिए थीटा क्या रहेगा 0 डिग्री। तो थीटा 0 लेना है यहाँ पे, तो थीटा 0 डिग्री पुट कर दिया इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट। आई नेट मतलब टोटल करंट इनसाइड द लूप जो आई डैश के बराबर है, जिसकी वैल्यू है आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बी को कांस्टेंट मान के बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा, cos 0 1 हो गया, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब बताओ। जैसे ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स लेके सबका टोटल करोगे तो ये जो टोटल लेंथ आएगी ये किसके बराबर आएगी, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर आएगी, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। ये आ गया म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एक स्मॉल आर कैंसिल, 2 पाई उधर चला जाएगा, तो b इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो b की वैल्यू है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस वायर की एक्सिस से दूर जाओगे, एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर ये पॉइंट यहां की बजाय एक्सिस के ऊपर होता तो आर की वैल्यू 0 हो जाती, आर 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि बी एक्सिस के ऊपर यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ऊपर कितना रहने वाला है 0। एक्सिस के ऊपर तो 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर आप एक्सिस से दूर जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, तो सरफेस तक ये इंक्रीज होता जाएगा। और अगर सरफेस से दूर जाओगे तो फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसमें आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सरफेस से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, सरफेस तक तो बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और सरफेस से दूर जाओगे तो डिक्रीज होता जाएगा। अब मैं इसको आपको एक ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं, ये मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं इसका कैसे कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। पहले फॉर्मूले देख लो, अगर आपको आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस पे कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह क्या आ गया कैपिटल आर आ गया। अगर होलो वायर है या वायर में से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है तब तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना लेना है 0, लेकिन अगर सॉलिड वायर है और उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तब आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं आपको, सेम चीज को ग्राफ के थ्रू बताऊंगा। ये देखो, सबसे पहले हम एक होलो वायर के लिए या उस वायर के लिए जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब तक आप एक्सिस से सरफेस तक नहीं आओगे, एक होलो वायर है जिसके अंदर करंट 0 है, या वायर में से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है जो कि उसकी सरफेस से पास होगा, तो इनसाइड द कंडक्टर करंट 0 होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगा 0। कब तक 0 मिलेगा, जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, बी रहेगा 0। फिर सरफेस पे आप पहुंच गए तो एकदम से आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। फिर सरफेस से आप दूर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डिक्रीज होता जाएगा। फिर सरफेस से दूर जाओगे तो डिक्रीज होता जा रहा है। ग्राफ समझ में आया क्या, ये किसके लिए, फॉर होलो वायर या ऐसा वायर जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। अगर वायर सॉलिड है और करंट उसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, फॉर ए सॉलिड वायर, जब उसमें से डायरेक्ट करंट पास हो रहा हो। अगर अल्टरनेटिंग करंट पास होगा तो वापस यही केस बन जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा कंडक्टर की सरफेस से पास होता है। अब कोई भी सॉलिड वायर है, उसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रहा है, तो आपको पता है कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनसाइड द कंडक्टर। मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक आप सरफेस में नहीं आ जाते। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। फिर सरफेस से दूर जाओगे तो
चाहे होलो वायर हो या सॉलिड वायर हो, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है ना, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर सरफेस से दूर जा रहे हो कंडक्टर की सरफेस से तो ये डिक्रीज होता जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? दोनों ग्राफ समझ में आए क्या?